हाय गाइस, वेलकम टू क्लास नंबर 3 ऑफ रिएक्ट क्रैश कोर्स। इस क्लास में हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के कुछ मेथड्स देखेंगे, जैसे कि हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ इफेक्ट देखा था और कुछ देखे थे हमने, हुक्स देखी थी। इसी तरह क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में भी कुछ मेथड्स होते हैं, उन्हें देखेंगे। उसके अलावा हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो एक हुक है उसको देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि राउट्स में कैसे हम जो है वो डायनामिक को यूआरएल पास कर सकते हैं, प्रोब्स पास कर सकते हैं राउट्स में। और लास्ट पे हम रिएक्ट क्वीन एक लाइब्रेरी है उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना लेंगे हम एक। इसके अंदर हम पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर में हम जो है वो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्टर को प्रोब्स पास करेंगे और यहाँ पे सुपर को भी प्रोब्स पास कर देंगे। ये सुपर हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम जो है वो दिस का कीवर्ड यूज़ कर सकें। हम जो क्लासेस में दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे सुपर प्रोब्स पास करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हम, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में स्टेट हमने बनाई थी, इसमें भी हम एक स्टेट बना लेंगे और काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हम एक काउंटर बना लेते हैं। यहाँ पे हम जो है वो काउंट की वैल्यू को शो कर देंगे दिस का कीवर्ड क्लास के लिए। फिर हमने स्टेट से काउंट लेके आना है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेट, और उसके अंदर हमने काउंट को गेट करना है तो काउंट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट का एक बटन बना लेते हैं, और इस पे हम ऑन क्लिक पे हैंडल सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हम हैंडल सबमिट को डिफाइन कर लेंगे। ये अभी तक हम जो प्रीवियस क्लास में किया था काम वही कर रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई अभी। यहाँ पे हम दिस डॉट सेट स्टेट कर देंगे, और यहाँ पे कोई भी टेम्परेरी नेम जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। और यहाँ पे हम जो है काउंट को अपडेट कर देंगे प्रीवियस डॉट काउंट +1। यहाँ पे कॉलन आएगा, तो इससे जो है वो काउंट की वैल्यू में प्लस हो जाएगा। ये काउंट ये वाला, ये हमने जो टेम्परेरी नेम दिया था वो डॉट काउंट और उसमें +1 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अब हम ये जो स्टेट है इसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें दिस का जो है वो कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ जो है हमें दिस का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने हैंडल सबमिट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ हैंडल सबमिट नहीं आएगा, यहाँ पे भी दिस डॉट हैंडल सबमिट आएगा। तो अब हम जो है वो गूगल पे जाके अपना देखते हैं पेज को। तो ये इंक्रीमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी काउंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ये तो अभी तक जो हमने पहले काम किया था वो था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ इफेक्ट हुक हम यूज़ करते हैं, जो कि कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद सबसे पहले यूज़ इफेक्ट जो है वो हुक, वो जो है उसके अंदर जो भी कोड होता है वो सबसे पहले रेंडर होता है। तो इसी तरह जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं इसमें कंपोनेंट कंपोनेंट डिड माउंट, यूज़ इफेक्ट का जो रेप्लिका है यहाँ पे वो कंपोनेंट डिड माउंट है। इसके अंदर कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो रेंडर होगा कोड, वो जो कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर लिखा है वो वाला कोड रेंडर होगा। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, और इसे अब जाके देखते हैं इंस्पेक्ट करके। ये आप देखें यहाँ पे प्रिंट हो गया रेंडर्ड। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा
तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है रेंडर्ड फिर शो हो गया। तो इसका मतलब कि जो यूज इफेक्ट है उसका जो रेप्लिका है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, वो कंपोनेंट डिड माउंट है। अगर आपने इस कोई एपीआई वगैरह फैच करनी है क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में, तो आप कंपोनेंट डिड माउंट जो है इसमें फैच कर सकते हैं। फिर यूज़ होता है कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि जब भी जो है वो स्टेट कोई चेंज होती है तो ये वाला कंपोनेंट जो है रेंडर्ड हो जाता है। जैसे कि हमने यूज इफेक्ट में देखा था। यूज इफेक्ट में हम क्या करते थे, इस तरह यूज इफेक्ट मैं यहाँ पे आपको वैसे ही लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वैसे हम लिख नहीं सकते क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में, इस तरह हम करते थे। और यहाँ पे हम जो एरे है यहाँ पे स्टेट का नाम पास कर देते, जैसे काउंट मैंने पास कर दिया। तो अब जब भी काउंट की वैल्यू में चेंज होगा तो ये यूज इफेक्ट जो है री रेंडर हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंपोनेंट डिड अपडेट यूज़ करते हैं कि अगर वो जो है स्टेट अपडेट हुई है तो कोड यहाँ पे जो लिखा होगा वो री रेंडर हो जाएगा। इसके हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। प्रीवियस प्रोप्स जो अपडेट होने से पहले इसकी प्रोप्स पास होते हैं, जैसे पेरेंट से हम चाइल्ड में जो प्रोप्स पास करती हैं पैरामीटर्स जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। और उसके बाद प्रीवियस स्टेट इसकी जो अपडेट होने से पहले इसकी वैल्यू थी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इफ़ प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट नॉट इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। इसका क्या मतलब है कि जो काउंट की प्रीवियस वैल्यू थी अगर उसकी करंट वैल्यू के इक्वल ना हुई तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई है, चेंज हो गई है। तो तब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है वो रन होता है कि नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपोनेंट हैज़ बीन अपडेटेड। इसको अब हम देखते हैं। ये तो रेंडर हो रहा है ना पहले जो हमने कंपोनेंट डिड माउंट लगाया। अब मैं इंक्रीमेंट करके देखता हूँ कि जो कंपोनेंट डिड अपडेट वाला है वो रन होता है कि नहीं। तो ये मैंने इंक्रीमेंट पे प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया कंपोनेंट हैज़ बीन अपडेटेड। तो ये जो कंपोनेंट डिड अपडेट वाला है ये तब रन होता है जबकि जो स्टेट है उसकी वैल्यू में चेंजिंग आए, स्टेट की वैल्यू अपडेट हो जाए, तब ये वाला जो है कंपोनेंट डिड अपडेट ये वाला जो है वो कोड रन होता है। इसके बाद जो यूज़ होता है वो है शुड कंपोनेंट अपडेट। इसका काम ये होता है कि हम जो है वो स्टेट की वैल्यू जब चेंज होती है तो क्या हम जो है कंपोनेंट को री रेंडर करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। इसमें हम बूलियन जो है वो रिटर्न करते हैं, रिटर्न ट्रू करते हैं हम या रिटर्न फॉल्स करते हैं। इसके भी दो जो पैरामीटर्स होते हैं, नेक्स्ट प्रोप्स और नेक्स्ट स्टेट। ये जो है ये था प्रीवियस प्रोप्स और प्रीवियस स्टेट मीन्स के अपडेट होने से पहले जो स्टेट की प्रोप्स थी और जो उसकी वैल्यू थी। और इसमें जब वो अपडेट हो जाएगा उसके बाद वाली वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन ये जो शुड कंपोनेंट अपडेट है ये कंपोनेंट डिड अपडेट से पहले रन होता है ताकि हम इसमें जो है वो डिसाइड कर सके कि हमने कंपोनेंट को री रेंडर करना है कि नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट हम री रेंडर जो है वो करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि हम कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करना चाह रहे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इफ़ नेक्स्ट स्टेट डॉट काउंट। इसका हम मॉडुलस 2 से लेते हैं। अगर तो 0 के इक्वल आया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो जो है वो रिटर्न फॉल्स कर देंगे।
ये मैंने अभी वैसे किया कि आपको जो है बेटर विजुअलाइजेशन हो सके कि कंपोनेंट को हम रीरेंडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं पिछले वाले को। अब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ, ये देखें पहले अनडिफाइंड है, फिर कंपोनेंट हैज़ बीन अपडेटेड है। अब मैं फिर करूँगा तो फिर जो है अनडिफाइंड आएगा, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई। अब फिर दोबारा किया तो कंपोनेंट हैज़ बीन अपडेटेड आया। तो हमने वहाँ पे पास किया था ना कि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर नेक्स्ट स्टेट काउंट जो है वो उसका मॉडुलस 2 से लें तो इक्वल टू 0 आए, तभी वो री रेंडर हो, तभी इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो। तो जब यहाँ पे अब 5 आना चाहिए थे यहाँ पे, तो 5 का मॉडुलस 2 से ले तो वो 1 आएगा। तो इसलिए कंपोनेंट जो है वो अपडेट नहीं हुआ, उसका री रेंडर नहीं हुआ कोड। अगर दोबारा करेंगे यहाँ पे तो 6 आएगा, तो उसका मोड 2 से लें तो वो 0 आता है। तो इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट होनी चाहिए। ये 6 होगी। अब यहाँ पे भी एक दफ़ा और आ गया कंपोनेंट हैज़ बीन अपडेटेड। तो इस तरह हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कंपोनेंट को कब जो है वो रेंडर होना चाहिए और कब जो है वो रेंडर नहीं होना चाहिए। तीन जो है वो कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट, ये इसमें इंपॉर्टेंट थी क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में। उसके बाद अब हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है हुक है एक, वो यूज़ होती है, उसको हम देखते हैं। उसके लिए हम पहले फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना लेते हैं और एक यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। इसमें भी कंपोनेंट बना लेते हैं। अब जो है यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये यूज़ किस लिए होती है? लेट्स से मेरे पास है 5 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो कंपोनेंट 5 को ऐप डॉट जे से कंपोनेंट 5 है, कंपोनेंट 1 मेरे पास जो है वो ऐप डॉट जे में मैंने जो है वो राउट में ऐड किया हुआ है। अब मैं कंपोनेंट 1 के अंदर कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 3 है, कंपोनेंट 3 के अंदर कंपोनेंट 4 है, कंपोनेंट 4 के अंदर कंपोनेंट 5 है। अब मैंने एक प्रोब्स है वैल्यू, वो मैंने पास करनी है कंपोनेंट 5 को। तो क्या होगा, मैं ऐप डॉट जे से पहले कंपोनेंट 1 को पास करूँगा, फिर मैं कंपोनेंट 2 को पास करूँगा, फिर कंपोनेंट 2 से कंपोनेंट 3 को, कंपोनेंट 3 से कंपोनेंट 4 को, और फिर 4 से 5 को मैं पास करूँगा। इस तरह अगर मेरे पास 10 कंपोनेंट्स होंगे तो मैं पहले को, फिर दूसरे, तीसरे को, इस तरह मैं बारी बारी उनको पास करता जाऊँगा, फिर लास्ट वाले पे जाऊँगा। लेकिन यूज़ कॉन्टेक्स्ट से हमें इसका भी हल मिल गया कि हम डायरेक्ट जो है किसी भी जो कंपोनेंट है उसमें वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें यूज़ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है, इसको हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम एक मैं वेरिएबल बना लूँगा माय कॉन्टेक्स्ट, जिस भी नेम से आप बनाना चाहें, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। अब यहाँ पे हम माय कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर इस तरह से बना लेंगे, और यहाँ पे हम प्रोफ्स डॉट चिल्ड्रन पास करेंगे वैल्यूज़ के लिए, और यहाँ पे भी प्रोफ्स। अब हमने जो भी वैल्यूज़ पास करनी है किसी कंपोनेंट को, किसी भी कंपोनेंट को, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो जो हमने वैल्यूज़ पास करनी है। जैसे अगर नेम पास करना है, एज उसकी पास करनी है, तो जो जो भी हमने पास करना है वहाँ यहाँ पे हम बना लेंगे, और फिर यहाँ हम इसके अंदर लिख देंगे वैल्यू, और इसको हम ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर देंगे।
अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ऐसे है डाटा और यहाँ पे डाटा वन, तो हम कोमा लगा के डाटा वन और इसको हम एक और करली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह हम मल्टीपल जो है वो भी ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। अभी एक ही रहने देता हूँ मैं। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब हमने इसको यूज़ करना है कहीं पे जाकर किसी कंपोनेंट में, तो वो देखते हैं। ऐसे वो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो मैंने किया था कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX में, वो मैं इस होम में जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ उसकी वैल्यूज़। तो उसके लिए यहाँ हम जो है वो पहले इंपोर्ट करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे इसको कॉन्स्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। जो हमने वहाँ पे कंपोनेंट बनाया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। कॉन्टेक्स्ट के नेम से हमने बनाया था वहाँ पे कंपोनेंट, तो यहाँ पे इंपोर्ट करके इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट में उसको पास कर देंगे। अब हम उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो भी हमने ऑब्जेक्ट में डिफ़ाइन की थी। जैसे कि मैंने नेम किया था हेलो, और यहाँ पे डाटा, ये वाला डाटा डॉट नेम जो हमने वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वाले कंपोनेंट में डिफ़ाइन किया था। और इसको यूज़ करने के लिए एक ये है कि हम app.js में इसको कॉन्टेक्स्ट में रैप करेंगे। जो हमारे स्विच है उसको कॉन्टेक्स्ट में रैप करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। .js इस तरह कुछ हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कॉन्टेक्स्ट को, इसको कर्ली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम जो स्विच है इसको रैप कर देंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ, ताकि हम किसी भी जो है कंपोनेंट को पास कर सकें। इस तरह से जो स्विच होगा उसको रैप कर देंगे ये कॉन्टेक्स्ट वाले कंपोनेंट के साथ। और चीज़ है, जब हम कॉन्टेक्स्ट और JSX में RFC से फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है वो फंक्शन को कर रहा है, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट API में हमें फंक्शन को एक्सपोर्ट नहीं करना। हमें ये वाला माई कॉन्टेक्स्ट इसको जो है वो हमें एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माई कॉन्टेक्स्ट। ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने फंक्शन को यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करना, हमने ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है इसको एक्सपोर्ट करना है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है हेलो अली। तो इस तरह से जो है वो कॉन्टेक्स्ट API से हम किसी भी कंपोनेंट में वैल्यू जो है वो पास कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एज भी आपको शो कर दूँ, डाटा डॉट एज, तो यहाँ पे एज भी आ जाएगी उसकी 10। इस तरह हम जो है वो वैल्यू को पास कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट API का, ये जो है एडवांटेज है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम जो है वो URL में हम पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, प्रोप्स URL में कैसे हम प्रोप्स पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे app.js है, इसके अंदर मैं इसको भी मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से भी इसको रिमूव कर देते हैं। अब जैसे हमने फेक स्टोर की API थी या कोई भी API है, तो इस पे यहाँ पे इसकी ID 1 है, फिर जो दूसरी प्रोडक्ट होगी उसकी ID 2 होगी, इसी तरह ID 3 होगी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही पेज बना लूँ जिस पे मैं उसकी ID सेंड करूँ, पास करूँ URL को, उसकी ID पास करूँ मैं। तो उससे क्या हो कि एक ही पेज पे उसका हम जो है वो डाटा फैच करके तो उसको शो कर दें। तो उसके लिए जो है वो URL में हमें प्रोप्स पास करने पड़ते हैं राउट को। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक बना दूँ
प्रोडक्ट डॉट JSX, यहाँ भी मैं सिंपल जो है वो बना देता हूँ, यहाँ पे से इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि शो, और इस तरह हम, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आईडी आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1000 आ सकती है, यहाँ पे किसी किस्म की भी आईडी आ सकती है हमारे पास। इस तरह से इसे हम जो है वो प्रॉप्स कहते हैं, ये राउट्स में प्रॉप्स हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी किस्म की भी हम वैल्यू जो है उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ मैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है इंपोर्ट करेंगे यूज़ पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट ऑटोडॉम, और यहाँ पे हम कॉस्ट आईडी जो भी हम यहाँ से पास करेंगे कोलन के साथ। अब यहाँ में मैंने अभी आईडी लिखी है, तो यहाँ पे आईडी ही आएगा, और इसको हम कर देंगे यूज़ पैरम्स। इसको कंसोल डॉट लॉग करके भी देख लेते हैं कि आईडी आ रही है कि नहीं आ रही। अभी मैं लोकल होस्ट, अभी मैं रूट फाइल में हूँ, तो यहाँ से शो, और यहाँ पे आईडी पास करनी थी हमने, अभी 1 2 3 कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आईडी आ रही है 1 2 3। यहाँ पे मैं कोई भी आईडी पास करूँगा तो वो वाली आईडी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह हम गेट करके वो एक ही पेज पे हम प्रोडक्ट को, डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी आएगी उसकी हम आईडी पास कर देंगे। उस आईडी पे जो भी डाटा होगा उसको हम फिल्टर करके यूज स्टेट पे रख लेंगे और उस पेज पे शो कर देंगे इसी तरह। तो इस तरह जो है वो पैरम्स पास करते हैं राउट्स में। लास्ट पे एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है रिएक्ट क्विल, उसको हम जो है वो यूज़ करके देखते हैं। वो एक्चुअली यूज़ होती है कि हमने कोई जो है वो ब्लॉग वगैरह पोस्ट वगैरह लिखनी है, या फिर हमने कुछ भी लिखना है ऐसा। तो हम जैसे कि हम रिएक्ट में लिखेंगे, इनपुट देंगे, तो अब हम लेट से कि मैं हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ, तो वो इनपुट बॉक्स में तो हेडिंग नहीं लिखी जाएगी उस तरह से बोल्ड करके, उसका साइज़ इंक्रीज़ करके। तो उसके लिए रिएक्ट क्विल लाइब्रेरी यूज़ होती है। उसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट क्विल, इसको इंस्टॉल करेंगे। लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट और रिएक्ट क्विल, रिएक्ट क्विल। उसके बाद इसकी CSS, जैसे हम बूटस्ट्रैप की CSS को इंपोर्ट करते हैं, इसकी भी हमें करनी पड़ेगी इंपोर्ट। और यहाँ पे हम लिख देंगे रिएक्ट क्विल, उसके बाद डिस्ट और क्विल डॉट स्नो डॉट CSS। इससे जो है वो रिएक्ट क्विल की हमारे पास CSS भी आ जाएगी। और इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, हमें खुद चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ती हैं कि हमने टेक्स्ट को बोल्ड करने वाला ऐड करना है, इटैलिक करने वाला ऐड करना है, इसमें हेडिंग्स ऐड करनी है डिफरेंट। तो उसके लिए यूज़ होता है मॉड्यूल्स, हमें इसमें पास करने पड़ते हैं, कॉस्ट मॉड्यूल्स। इसकी हमें एरे जो है वो पास करनी पड़ेगी, और इसमें हम टूल बार एक जो है वो प्री डिफाइंड है, हमें जो डिफाइन करना पड़ता है एरे। इसमें हम सबसे पहले के हमने हेडर में हेडिंग्स ऐड करनी है जो भी।
तो उसके लिए हमें 1 2 3 4 5 6 एंड फॉल्स, ये जो हमें पास करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि जो हेडिंग है वो H1 H2 H3 H4 H5 H6 और जो नॉर्मल साइज़ होगा वो हेडिंग का, वो वाली हेडिंग होगी इसमें। तो हेडिंग्स के लिए ये वाला हमें पास करना पड़ेगा पैरामीटर। और सॉरी यहाँ पे अरे नहीं आएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट करली ब्रैकेट वाला आएगा। उसके बाद हम इसको पास करेंगे कि हम जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने वाला भी ऐड करना चाह रहे हैं, उसको इटैलिक करने वाला भी ऐड करना चाह रहे हैं, इसी तरह अंडरलाइन भी कर सकें, और जो है हम स्ट्राइक यानी कि उसके ऊपर लाइन भी लगा सकें। उसके बाद हम यहाँ पे हम पास कर सकते हैं कि हम लिस्ट का ऑप्शन, जैसे हम वर्ड में भी लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट होती है एक, और एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, उसका भी हम यहाँ पे ऑप्शन पास कर देंगे, बुलेट। इसके बाद हम इंडेंटेशन का ऑप्शन पास कर देंगे कि इंडेंटेशन भी कर सके हम, तो उसके लिए यहाँ पे करेंगे इंडेंट और -1, और इसी तरह इंडेंट और +1। ये जो है दोनों ऑप्शन इंडेंटेशन के लिए है कि टेक्स्ट को अगर इंडेंट करना हो। उसके बाद टेक्स्ट में कोई लिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो वो लिंक भी ऐड कर सके। उसके बाद हम अलाइनमेंट के ऑप्शन लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, वो भी पास करना चाह रहे हैं, तो उसका ऑप्शन भी रख देंगे। और यहाँ पे हम एक इमेज कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो इमेज का ऑप्शन भी रख देंगे, और यहाँ पे क्लीन का एक ऑप्शन भी रख देंगे कोई रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये हमने जो है टूल बार में सारे ऑप्शंस ऐड कर दिए कि कोई हेडिंग ऐड करना चाह रहा है, बोल्ड इटैलिक वगैरह करना चाह रहा है, टेक्स्ट को लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, इंडेंटेशन करना चाह रहा है, लिंक ऐड करना चाह रहा है, अलाइनमेंट करना चाह रहा है, या इमेज ऐड करना चाह रहा है कोई। उसके बाद हमें इसका क्विल फॉर्मेट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अरे देनी पड़ेगी क्विल फॉर्मेट्स के नाम से। उसके अंदर हमें ये हेडर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक, अलाइन, लिस्ट का ऑप्शन हमने जो दिया बुलेट, और उसके बाद लिंक और इमेज, जितने भी फॉर्मेट्स हमने ऐड किए थे यहाँ पे भी सारे लिख दिए। अब हम जो है वो आते हैं मेन चीज़ की तरफ, जो हमने बनाना है रिएक्ट क्विल बनाएंगे इस तरह, और इसको ऑप्शंस पास करेंगे हम जो हमने बनाए हैं, कि यहाँ पे इसके मॉड्यूल्स जो हमने डिफ़ाइन किए हैं, ये वाला, ये इसको पास करेंगे, और उसके बाद जो हमने इसके फॉर्मेट्स डिफ़ाइन किए ये इसको पास करेंगे। और इसके डिफरेंट थीम्स होती हैं, थीम में अभी स्नो वाला रख देता हूँ, क्यों हमने यहाँ पे क्विल डॉट स्नो डॉट सी एस एस, उसकी सी एस एस को हमने जो है वो किया है यहाँ पे इस तरह से। इसकी हम जो है वो विड्थ और हाइट कम कर लेते हैं, और मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। उसके बाद इसकी हाइट भी कम कर देते हैं यहाँ से,
तो अब इसको जाके हम देखते हैं। ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। ये सेंटर अलाइन हो गया। तो ये हम बना रहे थे तब के, इसमें हम क्या है कि हम ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 हमने डिफरेंट हेडिंग्स जो यहाँ पे ऐड की थी, 1 2 3 4 5 6 फॉल्स, ये यही थी हेडिंग 1 2 3 4 5 6 और फॉल्स नॉर्मल के लिए। उसके बाद ये जो हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक, ये ऑर्डर्ड लिस्ट, ये बुलेटेड लिस्ट, ये इंडेंटेशन -1 इंडेंटेशन +1, ये लिंक के लिए, ये अलाइनमेंट के लिए, ये हमने इमेज के लिए जो ऐड किया था, और ये वाला क्लियर के लिए ऐड किया था। इससे क्या है कि हम यहाँ पे मैं अगर हेडिंग 1 करता हूँ तो यहाँ पे मैं इस तरह से हेडिंग 1 में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से इमेज भी ऐड हो जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपने एक ब्लॉग्स वाली वेबसाइट बनानी है तो इस पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कोई आम इनपुट लें तो उसमें हम है इस तरह से हेडिंग 1 तो नहीं हम ऐड कर सकते, खुद ही बोल्ड करके उसको इटैलिक करके अंडरलाइन करके या स्ट्राइक वगैरह करके, या कोई हमने लिस्ट बनानी है तो वो बना के। तो ये जो ऑप्शन है ये रिएक्ट क्विल लाइब्रेरी है, इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं टेक्स्ट, इसको हम HTML कोड में कैसे कन्वर्ट करके उसको हम शो कैसे कर सकते हैं, ताकि अगर तो हम डायरेक्ट इसकी टेक्स्ट लेंगे तो वो तो फिर वैसे ही जो हम जैसे हम इनपुट लेते हैं वैसे सिंपल टेक्स्ट शो होगी, उसमें कोई ये वाली प्रॉपर्टीज़ ये वाली नहीं लगी होंगी। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम HTML कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको HTML में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज़ रेफ बुक का इस्तेमाल करेंगे। हम यूज़ रेफ, और यहाँ पे जो रिएक्ट क्विल है इसका हम रेफ जो है वो एक हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। क्विल रेफ नाम रख देता हूँ मैं अभी, और यहाँ पे यूज़ रेफ, और इसको भी इनिशियलाइज हम नल से कर देते हैं। और इसके रेफरेंस में रिएक्ट क्विल के रेफरेंस में इस रिएक्ट क्विल को हम पास कर देंगे ताकि हम इसकी वैल्यू जो है वो गेट कर सकें। यहाँ पे मैं अभी एक बना लेता हूँ है इवेंट हैंडलर, जिससे हम इसकी HTML ले सकें। अब यहाँ पे जो मैंने क्विल रेफ बनाया था, अब हम देखेंगे कि क्या उसकी वैल्यू नल तो नहीं है। अगर क्विल रेफ डॉट करंट यानी कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, क्विल रेफ डॉट करंट कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे क्विल रेफ डॉट करंट, आपको पता है हम यूज़ रेफ में डॉट करंट यूज़ करते हैं, और गेट एडिटर ये जो है ये प्री डिफाइंड है गेट एडिटर। इससे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो हम इसको HTML में जैसे कन्वर्ट करेंगे। और इसको हम ये वाला जो एडिटर है टेक्स्ट को, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अब HTML में, डॉट इनर HTML, इस तरह से। तो ये इससे हमें जो है जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी HTML हमें मिल जाएगी, ताकि हम अगर हेडिंग H1 यूज़ करते हैं तो हमें H1 ही मिले जब हम प्रिंट करें उसे। यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करके चेक करते जाएंगे। और ये वाला जो फंक्शन है मैं ये इसके ऑन चेंज पे क्लिक जो है वो कॉल कर लेता हूँ, ताकि जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो तो हमें जो कंसोल पे उसका कोड शो हो जाए। यूज़ करने से पहले हम इसकी वैल्यू के लिए भी एक यूज़ स्टेट बनाएंगे।
कॉस्ट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो हम टेक्स्ट के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको एडिटर डॉट रूट डॉट इनर HTML करके यहाँ पे कंसोल पे लोड कर लिया। इसके बाद हम इसको सेट टेक्स्ट यहाँ पे हम एक बना लेंगे स्टेट, तो उसमें इसकी वैल्यू जो है HTML वो हम जो स्टोर करते जाएंगे। सेट टेक्स्ट कर दिया कंटेंट। अब इसको देखते हैं हम जाके, कंसोल ओपन कर लेते हैं पहले। ये इसको रिफ्रेश कर लिया पहले। अब मैं यहाँ पे हेडिंग 1 किया मैंने, यहाँ पे आ गया H1। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेंटर लाइन और यहाँ पे रिएक्ट क्लास 1। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे उसका HTML कोड जनरेट होता जा रहा है। ये H1 और अलाइन सेंटर रिएक्ट क्लास 1। यहाँ पे कोई मैं इमेज लगाता हूँ तो ये उस इमेज का जो है वो भी ये जो है URL जनरेट कर देगा खुद ही। इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई लिंक भी अगर ऐड करूँगा तो वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से करके। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ये लिंक वाला आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेव कर देने से तो ये अब जो है वो लिंक बन गया। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये लिंक जनरेट हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे काफ़ी टेक्स्ट आ रही है। इसके बाद ये यहाँ पे शो हो रहा है लिंक जो हमने जनरेट किया है। अब ये तो हमने इसको HTML में कन्वर्ट कर लिया। अब इस HTML को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक हम फंक्शन बना लेंगे कॉस्ट और HTML टू टेक्स्ट। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे इसको टेक्स्ट कोड सॉरी जो भी होगा HTML कोड। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे कोड और इसका ये वाला टैग हम नहीं लिखेंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे डेंजरसली सेट इन इनर HTML। इसका जो है ये एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होता है। इसको हम इक्वल करके और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे HTML और कोलन ये जो हमने पास किया होगा HTML कोड, ये जो है इसको HTML कोड को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमने स्टाइलिंग इसमें ऐड करनी है तो उसके लिए यहाँ पे हमें स्टाइल वगैरह खुद ही ऐड करने पड़ेंगे। स्टाइल में हमने कंटेनर का जो स्टाइल है वो पहले डिफाइन कर लेते हैं। उसकी हम विड्थ जो है वो 100% रख लेते हैं। और वर्ड रैप हम ब्रेक वर्ड रखेंगे। वर्ड रैप ब्रेक वर्ड इसका मतलब ये है कि जहाँ पे विड्थ इसकी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ से लाइन जो है वो ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन पे टेक्स्ट आ जाए, ओवरफ्लो हॉरिजॉन्टल में ना जाए, इसलिए टेक्स्ट रैप हम कर देंगे ब्रेक वर्ड। उसके बाद हम हाइट इसकी जितनी भी करनी है आपने वो कर लेंगे। यहाँ भी मैं 600 पिक्सल रख देता हूँ। और ओवरफ्लो ओवरफ्लो आपने अगर पेज पे आपने रखना है तो आप ओवरफ्लो कर भी सकते हैं। ओवरफ्लो का आपका ये है कि अगर आपने हाइट 600 रखी है तो इससे अगर ज़्यादा हाइट होती है तो वो स्लाइडर बन जाएगा, उससे
आगे हाइट पे नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम ओवरफ्लो वाई, वर्टिकल में ओवरफ्लो वाई यूज़ होता है, तो उसको हम ऑटो कर देंगे। ये कंटेनर का हो गया स्टाइल। और इसके बाद हम कोड का स्टाइल देंगे। डिस्प्ले उसमें हम ब्लॉक रखेंगे, लाइन हाइट आपने जितनी भी रखनी है। मैं फ़िलहाल अभी 1.2 रख देता हूँ। उसके बाद अगर आपने पैडिंग देनी है ऐसी जितनी भी देनी है, कलर आपने कौन सा रखना है टेक्स्ट का, और फ़ॉन्ट फैमिली अगर आपने रखनी है कोई तो वो आप रख सकते हैं। और लास्ट पे टेक्स्ट लाइन अगर आपने करना है जस्टिफाई तो वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टाइलिंग थी बेसिक, ये हमने इसको पास कर दिया। अब यहाँ पे हम एक डिव टैग बना लेंगे। उसमें इसको रैप कर देंगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे, ये जो है वो कंटेनर है तो इसका हम पास कर देंगे स्टाइल्स। इसका नाम स्टाइल्स रख लेते हैं, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। और ये वाला कोड है तो इसका हम कर देंगे स्टाइल्स डॉट कोड। ये अब हमने इसकी स्टाइलिंग भी ऐड कर दी और इसको HTML से टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम नीचे जाके शो कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम इसको शो, और यहाँ पे हम देते हैं HTML कोड इक्वल, यहाँ पे हमने जो HTML कोड है वो पास करना होता है। तो हमारा HTML कोड जो है वो टेक्स्ट वाले स्टेट में होगा तो वो इसको पास कर देंगे, हमने स्टोर किया होगा। और अब देख लेते हैं बाकी ठीक है। हाँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में इसको पास करेंगे। इसका आपने ध्यान रखना है कि ये वाला जो है इसको कर्ली ब्रैकेट्स आपने यहाँ पे लाजमी लगानी है। अब देखते हैं जाके, अभी यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ साथ में यहाँ पे पहले HTML से, यहाँ से टेक्स्ट से HTML में कन्वर्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे दोबारा HTML के साथ हम इसको शो कर रहे हैं। अगर इसको मैं अंडरलाइन करूँ तो अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे हम कोई इमेज ऐड करते हैं तो इमेज भी ऐड हो जाएगी। ये आपने देखा यहाँ पे इमेज भी आ गई है। इसी तरह अगर हम कोई लिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम हाईलाइट करके यहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें लिंक आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वो ओपन कर देगा। तो ये जो है रिएक्ट क्विल लाइब्रेरी के एडवांटेजेस हैं बहुत सारे। तो यही था रिएक्ट में, हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स देखे, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स देखे, हुक्स देखी, और हुक्स का हमने रेप्लिका क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में देखा। उसके बाद हमने प्रोप्स देखे, किस तरह हम रोड्स को प्रोप्स पास करती हैं। तो मेन यही चीज़ें थी। थैंक यू वेरी मच।